वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में एक थ्योरम का यूज किया था कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एरिया के इक्वल में कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले उस थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखेंगे ताकि हमको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया कैसे देता है। फिर उसके बाद हम लोग हमारा टॉपिक पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थ्योरम का प्रूफ। सो अब आपको यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट दिख रहा होगा। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, then the area bounded by the curve y is equal to f of x axis and the lines x equal a x equal b is given by integration a to b f of x dx और integration a to b y into dx। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से x एक्सिस से और लाइन x इक्वल टू x a और x इक्वल टू b से जो बाउंडेड एरिया है वो किसके इक्वल में है, वो इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx के इक्वल में है। ठीक, तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। अब मैं सारी चीजें यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके प्रूफ में क्या क्या आएगा वो देखिए। सबसे पहले हमने मान लिया जो हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका कर्व, ये जो AD आपको दिख रहा है AD, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है। ठीक है, A से लेकर के D तक का। ठीक, उसके बाद में x एक्सिस आपको नजर आ रहा है, x इज इक्वल टू ए लाइन, ए बी आपके पास में जो है वो x इक्वल्स टू ए लाइन है और x इक्वल्स टू बी जो आपके पास में वो सी डी लाइन नजर आ रही है। ठीक, तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और ए डी यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का कर्व और नीचे x एक्सिस से जो बाउंडेड आपको एरिया दिख रहा है ए बी सी डी, आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो एरिया ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये किसके इक्वल में होने वाला है, ये इक्वल टू होने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स फ्रॉम लिमिट a टू लिमिट b। ठीक, ये आपको प्रूव करके दिखाना, ये आपका एम है यहाँ पे प्रूव करके दिखाना। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। सपोज करते हैं यहाँ पे p इज इक्वल टू हमने एक पॉइंट ले लिया x कॉमा y। ठीक, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया x कॉमा y। अब हम p से थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक, ये बहुत छोटा सा है बट आपको यहाँ पे डायग्राम में बड़ा सा दिख रहा है ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। सब p से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े q, और Q पॉइंट हमने सपोज कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो x में कितना इंक्रीमेंट हुआ सपोज कर लेते हैं डेल्टा x, और y में कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास में डेल्टा y। तो आपके पास Q पॉइंट हो गया x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा y। तो अब सारी चीजें जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर अब देखिए P पॉइंट अगर आपने x कॉमा y माना तो PL आपके पास में कितना हो जाएगा, PL आपके पास में हो जाएगा y, और उसके बाद में अब Q आपने मारा x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई, तो आपके पास में QM कितना हो जाएगा, QM आपके पास हो जाने वाला है y प्लस डेल्टा वाई। ठीक हो गई बात। और PN कितना आप आगे बढ़े, x से कितना आगे बढ़े आप डेल्टा x, तो PN और LM ये दोनों कितना होने वाले हैं, LM इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में डेल्टा x, क्योंकि यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस डेल्टा x हो गया। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा x हो गया। तो LM आपके पास हो गया डेल्टा x और PN भी उतना ही होगा डेल्टा x। अब देखिए मान लेते हैं जो आपको स्टार्टिंग में BLPA आपको एक रीजन दिख रहा है BLPA। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन BLPA हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं ये है कैपिटल A, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे अब आपको तीन चीजें नजर आ रही है, जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। सो देखिए आपको सबसे पहले ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, रेड वाला पार्ट, ये LMQP, ठीक है, LMQP, ये हमारे पास में इस एरिया को हम लोग सपोज करते हैं एरिया ऑफ LMQP, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं डेल्टा ए। ठीक है, क्योंकि ये x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई से बना है तो इसको हम लोग डेल्टा ए सपोज कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। और फिर उसके बाद में ब्लैक ले लेता हूं मैं, और उसके बाद में फिर से RQML, या फिर आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं LMQR। ठीक है, एरिया ऑफ LMQR, ये हमारे पास में क्या होगा, देखिए इसका लेंथ कितना आपके पास में QM कितना है आपके पास में y प्लस, ये तो एक रेक्टेंगल है ना LMQR, ये तो एक क्लियरली रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ हमारे पास QM है और QM ऑलरेडी हमने लिखा है y प्लस डेल्टा वाई। ठीक, और इसमें ब्रेड से मल्टीप्लाई करना, और ब्रेड क्या हमारे पास में LM है, LM भी हमने लिखा, ये कितना हो गया डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसका एरिया हमारे पास में हो गया
y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। और देखिए साथ में एरिया ऑफ एक आपको और रेक्टेंगल यहाँ पे दिखेगा एल एम एन पी, ठीक है, एल एम एन पी। सो एल एम एन पी का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। सो एल एम एन पी में जो आपके पास में पीएल का लेंथ है वो कितना है आपके पास, y है, और ब्रेड्थ कितना रहेगा, डेल्टा एक्स ही होने वाला है। सो आपके पास में एल एम एन पी का एरिया मिल गया, ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आपके पास मिल गया, ठीक। सो अब यहाँ पे टोटल आपके पास तीन एरिया मिल रहे हैं, एक तो एल एम एन पी का छोटे वाले रेक्टेंगल का, एक एल एम क्यू आर बड़े वाले रेक्टेंगल का, और एक जो आपके पास रीजन है एल एम क्यू पी, ठीक है, यहां से जिसको मैंने रेड में लिखा है एल एम क्यू पी। अब देखिए ये जो तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, एक रेक्टेंगल आपके पास है एल एम एन पी, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम एन पी, ठीक, इसका एरिया जो होगा वो एरिया लेस देन होगा और इक्वल टू भी हो सकता है किसके एरिया से, एल एम क्यू पी के, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन एल एम क्यू पी के एरिया से बड़ा से छोटा होगा। और एल एम क्यू पी जो है उसका एरिया जो होगा वो बड़े वाले रेक्टेंगल यानी कि एल एम क्यू आर से छोटा होगा, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम क्यू आर, क्लियर हो गई बात। एक देखिए आपके पास में फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक आपको छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है एल एम एन पी नीचे वाला, ठीक, एल एम एन पी, इसका एरिया कम होगा, किससे कम होगा, एल एम क्यू पी से कम होगा, ठीक है, इससे कम होगा। फिर उसके बाद में एल एम क्यू पी का जो एरिया होगा वो किससे कम होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल से, यानी कि एल एम क्यू आर से कम होगा। तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम एन पी हमने क्या निकाला, वाई इंटू डेल्टा एक्स निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ एल एम क्यू पी हमारे पास में क्या है, डेल्टा ए है, ठीक, एरिया ऑफ एल एम क्यू पी ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा ए रेड में। और फिर उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम क्यू आर, वो भी देखिए ब्लैक में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y प्लस डेल्टा वाई इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा एक्स। अब इस पूरे इनइक्वालिटी को हम लोग डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचेगा y, क्योंकि डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। और फिर डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा एक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास में, y प्लस डेल्टा वाई। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का, ठीक। सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, y लेस देन और इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल ए बाई डेल एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, y प्लस डेल्टा वाई। सो दिस इंप्लाइज दैट, ये देखिए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और ये y उसके लिए क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये एज इट इज रहेगा, लेस देन इक्वल टू। अब ये लिमिट एग्जिस्ट होगी डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, और ये किसके इक्वल में हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स के इक्वल में जाएगा, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे नोट डाउन करना है आपको, एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, आपका डेल्टा वाई भी किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। क्लियर सी बात है। जैसे जैसे एल और एम के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे क्यू एन, ये जो आपका क्यू एन है ना, ये डेल्टा वाई, ये भी क्या होता जाएगा, देखिए थोड़ा क्यू इधर आएगा कम हो जाएगा, फिर इधर आएगा कम हो जाएगा। जब हमारा डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करेगा, मतलब एल के करीब आपका एम पहुंच जाएगा, तब उसके बाद में जो हमारे पास में क्यू जो भी पी के पास पहुंचेगा, और क्यू और एन के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई विल ऑलवेज टेंड टू जीरो। सो डेल्टा वाई की जगह पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो, और हमारे पास क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो आपको फाइनली मिल रहा है y less than equal to dA by dx less than equal to y. So this implies that, मतलब dA by dx किसके इक्वल में है, y के इक्वल में, क्योंकि dA by dx क्या है, वो सैंडविच हो गया है किसके किसके बीच में, y और y के बीच में, तो इक्वल होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या बनेगा हमारे पास में, देखिए, सो दिस इंप्लाइज दैट dA by dx इक्वल्स टू y हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं विद इन लिमिट a टू b, सो लिमिट a टू b dA by dx with respect to dx, और राइट साइड में भी इंटीग्रेशन a to b y into dx, ठीक। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास में dA by dx कैंसिल हो गया आपके पास में, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dA क्या होगा, a होगा, और लिमिट हमारे पास में क्या है, a to b, और राइट साइड में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b y into dx एज इट इज रहेगा। नाउ यहाँ पे a मतलब क्या, एरिया, ठीक, एरिया व्हेन x इक्वल्स टू b माइनस, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो हमने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वही वाला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
सो ए में हम लोग सबसे पहले बी पुटअप, जो भी एरिया का फंक्शन रहेगा उसमें सबसे पहले हम लोग बी पुटअप करेंगे। तो हमने लिखा एरिया व्हेन x इक्वल्स टू बी माइनस एरिया व्हेन x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा a, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में dx। अब यहाँ पे आपको फिर से ग्राफ पे आना है। एरिया व्हेन x इक्वल्स टू b क्या होगा, देखिए ये आपके पास a है, कैपिटल है, जब आप और p कहाँ पे, यहाँ पे, और x भी आपका यहीं पे नोट डाउन करेंगे। तब जब आपके पास में x इक्वल टू बी हो जाएगा, x इक्वल टू बी हो जाएगा मतलब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप डी पे पहुंच जाएंगे। तो आपका एरिया किसके इक्वल में हो जाएगा, आपका एरिया जो रहेगा वो रीजन ए बी सी डी के एरिया के इक्वल में हो जाएगा। जब आपका x कहाँ पहुंच जाएगा, डी पे पहुंच जाएगा। तब डी मत पहुंचना मतलब किसके इक्वल में होना, x इक्वल टू बी पे होना, यानी सी डी लाइन के इक्वल में हो जाना, ठीक है। तब आपका जो एरिया होगा, सो व्हेन x इक्वल्स टू बी रहेगा, सो आपके पास में एरिया जो है वो किसका एरिया बन जाएगा, वो बन जाएगा ए बी सी डी का, ठीक है, रीजन ए बी सी डी का एरिया। लेकिन जब आपके पास में x इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब ठीक है x इक्वल टू ए हो गया, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ए से, आप खत्म भी कहां पे कर रहे हैं, ए पे खत्म करें, तो क्या आपके पास में कोई एरिया बनेगा, नहीं, ये एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज को फिर से ध्यान से समझिए। जब एक्स आपका एक्स पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे लिया है, एक्स इक्वल टू जब बी हो जाएगा तब आप कहां पहुंच जाएंगे, सीडी पे पहुंच जाएंगे। मतलब आपका ए बी लाइन से लेकर के सीडी लाइन तक का आप पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी पूरे का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन जब आपका x इक्वल टू ए हो जाएगा तो आप कहां पे आ जाएंगे, वापस ए बी पे आ जाएंगे, और ए बी से आपने स्टार्ट किया और ए बी पे खत्म कर रहे हैं, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट एरिया व्हेन x इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ द रीजन ए बी सी डी, और माइनस ये वाला एरिया हमारे पास में क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट, फाइनली आपने प्रूव करके क्या निकाला, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई इंटू डी एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि जो भी फंक्शन आपके पास में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, और आपको जो भी लाइंस दे रहेंगे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, इस लाइन को ही हम लोग लिमिट बोलते हैं, ठीक है। इस फंक्शन के अंडर में, इस लाइन के बीच में और x एक्सिस से बाउंडेड जो भी आपके पास में एरिया होगा, वो एरिया हमेशा किसके इक्वल होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी के इक्वल में होने वाला है। क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक एरिया अंडर द कर्व। अब आपने ये सीख लिया तो आपको बहुत आसानी के साथ में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज वगैरह सब आ जाएगा। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप लिख सकते हैं, देखिए आपके पास में सब बाकायदा मैंने बता दिया है, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। फाइनली हमने प्रूव करके निकाल दिया। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको। सो हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। तो सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और लाइन दी हुई x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया है, इसको हमने कैपिटल ए सपोज किया हुआ है। तो इसका एरिया कैसे देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत आसान है, जो अभी अभी हमने देखा, a इज इक्वल टू हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक। लेकिन अगर आपके पास में, अच्छा ये कंडीशन ऑलरेडी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में डिस्कस की हुई थी, कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा ना तो एरिया जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास में दूसरा है, अगर हमारा फंक्शन अब y के फॉर्म में हो गया, मतलब यहाँ पे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, यानी x के फॉर्म में था, अब यहाँ पे फंक्शन हमारा y के फॉर्म में हो गया। सो इफ x इक्वल्स टू g ऑफ y इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल c कॉमा d, then the area capital A bounded by the curve x equal to gy, the y-axis and the lines y is equal to c, y is equal to d is given by area is equal to limit c to d g of y dy। अब यहाँ पे पूरा जो कैलकुलेशन हम लोग y के फॉर्म में कर रहे हैं, यानी हमारा लिमिट भी किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में, y is equal to c, y is equal to d। और डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो जब आपके पास में फंक्शन x के फॉर्म में दिया हो तो आपको लिमिट भी x के फॉर्म में लिखना है, जब आप फंक्शन आपका y के फॉर्म में लिखा हो तब आपको लिमिट भी y के फॉर्म में लेना है। इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन c टू d, ये g ऑफ y को हम किसके इक्वल बता रहे हैं, x के इक्वल बता रहे हैं, तो x इंटू डी वाई, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास में हो गया एरिया अंडर द कर्व। इन फॉर्मूलों का हम लोग सिर्फ यूज करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एरिया बिटवीन द कर्व्स। अब सपोज करेंगे आपके पास में दो कर्व है, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, दो कर्व है आपके पास में, एक ऊपर आपको कर्व दिख रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक उसके नीचे इस तरीके का कर्व दिख रहा है g ऑफ एक्स। इन दोनों कर्व के बीच में जो लाइंस दी हुई है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जिसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जब भी
ये दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपको जरूरी है। तो सपोज कर लिया हमने एक इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू ए पे, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी के बीच का जो एरिया होगा उसको देने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। बहुत ही आसान सी बात है, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जब आप एफ ऑफ एक्स के अंडर का एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो ये पूरा एरिया आएगा। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से बता रहा हूँ, ठीक। अब जब आपने आपका ये जी ऑफ एक्स फंक्शन लिया, तो इसका देखिए वर्टिकल लाइन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एरिया हो गया। बट आपको इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो दोनों के बीच का एरिया कितना आ रहा है, सिर्फ ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है यही एरिया ना दोनों के बीच का। तो ये जो कट हुआ, इंटरसेक्ट हुआ रीजन, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब ऊपर वाला जो भी एरिया आपका फंक्शन का था एफ ऑफ एक्स का, उसके एरिया में से हमने नीचे वाला एरिया क्या कर दिया, मतलब जी ऑफ एक्स का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी साइन आई है, माइनस साइन। तो मतलब जो भी फंक्शन ऊपर वाला होगा उसमें से जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो भी रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। और जो लिमिट पॉइंट है ना, मतलब x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो सपोज आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और बोला गया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। मतलब क्या करना है, देखिए y की वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू इस y के जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4। ठीक, दोनों तरफ से x कैंसिल मत करिए, यहाँ पे क्या करिए, x रेस टू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे, सो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो x इक्वल्स टू 0 और x क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1, सो सॉरी प्लस 1। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो आपके पास एक लिमिट आ गया 0 और दूसरा लिमिट आ गया प्लस 1। यानी ये दोनों कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दोनों किधर इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो 0 पे और एक किधर कट करेंगे, 1 पे कट करेंगे। तो ये हमारे पास में हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे सिनॉप्सिस। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके फॉर्मूलेज वगैरह है, उनके इक्वेशन वगैरह देखना जरूरी है। तो सब आपके पास में स्टैंडर्ड सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर किधर हो, ओरिजिन पे हो, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है। जनरल सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जनरल सर्कल मतलब ये कहीं भी हो सकता है, इधर इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी हो सकता है। इसमें एच और के क्या है, सर्कल का सेंटर रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद में पैराबोला की बात आती है। पैराबोला आपके पास में टोटल 4 टाइप्स के पैराबोला, ठीक है ना। तो 4 टाइप्स के पैराबोला में एक होता है जिसको हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला। वो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है इसका। तो इसका इक्वेशन होता है, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, जनरल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं। ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। फिर इसी तरीके से लेफ्ट हैंडेड पैराबोला आता है। सो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जो होता है उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, या माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर एक होता है अपने पास में अपर पैराबोला। सो अपर पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और लोअर पैराबोला, ठीक, ये आपके पास में हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जितना अपने को काम है उतना ही अपन ले रहे हैं। तो ये हो गया पैराबोला। फिर उसके बाद में हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला का जो ग्राफ है वो इस तरीके का होता है, और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद में आपके पास आता है इलिप्स। इसका इक्वेशन होता है आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो हमारे सिलेबस में 5.1 में काम है वो सबसे ज्यादा पैराबोला लगने वाला है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन याद करके रखिए। बाकी लाइन वगैरह का इक्वेशन है ना, वो आप थोड़ा सा मैं ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। जैसे आपको लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इधर आपके पास में क्या है 4 है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स अपॉन 4 वाई अपॉन 4 और राइट साइड में क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका ग्राफ बहुत आसानी के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स के नीचे क्या है 4, वाई के नीचे क्या है 4, तो इस 4 को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इस 4 को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। सो एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को किधर कट करेगी 4 पे, और वाई को किधर कट करेगी प्लस 4 पे। तो आपका लाइन किधर से पास होएगा, आपका लाइन एक्स एक्सिस प्लस 4, एक्स एक्सिस पे प्लस 4 से पास होगा, और
वाई एक्सिस पे भी +4 से, तो आपका लाइन का इक्वेशन इस तरीके से होगा, बहुत आसानी के साथ, है ना। कोई भी इक्वेशन लिखा है, जैसे आपको लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू +4 लिख दिया है ना, तो x अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लगा दिए, y अपॉन जो माइनस का साइन था उसको -4 दे दिया, राइट साइड में 1। अब आपका जो लाइन है वो x एक्सिस को +4 पे कट कर रहा है, लेकिन y एक्सिस को -4 पे कट कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल लाइन का ग्राफ रहेगा, आपको वो ड्रॉ करना होगा, ठीक। आपको बहुत आसान होगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल दिया हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। तो हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है और डायरेक्टली एक्स एक्सिस बोल दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास में हर जगह एक्स एक्सिस, कहीं भी आप वाई एक्सिस का यूज करके भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है y इज इक्वल टू 2x, मतलब ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5 आपकी लाइन है, यानी कि लिमिट। तो अगर ऐसा रफली ग्राफ बनाया जाए, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ तो कुछ और होगा, बट मैं इसे बना दे रहा हूँ। और x इज इक्वल टू a जो हम लोग बोलते हैं, तो आपके पास में भी 0 है और इधर क्या है 5, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब आपका ये y एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक। तो लाइन कुछ y इज इक्वल टू 2x लाइन कुछ इस तरह से रहेगी, जो ओरिजिन से पास होगी, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ आएगा। तो इसमें ग्राफ वगैरह फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू होता है लिमिट फ्रॉम 0 टू 5, फंक्शन हमारे पास में है 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 2 आउटसाइड x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 बाय यूजिंग x रेज टू n का फॉर्मूला, और लिमिट आपकी हो गई 0 से 5। सो 2 से 2 कैंसिल, x के जगह पे हमने पुट अप कर दिया 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से करेंगे। हमको दिया हुआ x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। तो इसका अगर आप ग्राफ देखो, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इसका ग्राफ x इज इक्वल टू 2y मतलब इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, ओरिजिन से ही पास होगा। लेकिन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 दिया, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्स हो गया, y इज इक्वल टू 4 मतलब कुछ तो यहाँ पे होगा। तो एरिया आपको कौन सा पूछ रहा है, एरिया आपको ये वाला पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो ये वाई एक्सिस से बाउंडेड, तो उनको सिर्फ लिखना चाहिए एक्स एक्सिस, ठीक है ना, कर्व्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द गिवन लाइंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप ना एक y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 का यूज करके यहाँ पे फंक्शन को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिमिट को भी x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये फिलहाल तो मैं ये यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन में रॉन्ग लिखा हुआ है, नहीं, उनको लिखना चाहिए था y एक्सिस तो भी ये क्वेश्चन होता, अब x एक्सिस लिखा तो भी होगा। तो उनका मतलब ऐसा है कि y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 पुट अप करके आप x के फॉर्म में लिमिट फाइंड आउट करो और फंक्शन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो उसको। बट हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले, डायरेक्टली हमको पता है, हमने सेकंड टाइप हमारा देखा, देखिए यहाँ पे हमने ये वाला देखा, जब आपका फंक्शन x इज इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में हो जाए, तब आपका एरिया कैसे निकालते हैं, a इज इक्वल टू लिमिट जो आपके पास में y के फॉर्म में दिया c टू d g ऑफ y dy। सो उसका यूज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिमिट हमारे पास में 0 से लेकर के 4 और फंक्शन हमारा हो जाएगा 2y विद रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेट करेंगे, dy। सो 2 आउटसाइड y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 बाय यूजिंग फॉर्मूला x रेस टू n वाला, तो यहाँ पे y रेस टू 1 के लिए लगा देंगे, लिमिट 0 टू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y के जगह पे हम लोग पुटअप कर देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर आप सेम क्वेश्चन को लिमिट चेंज करके सॉल्व करते, मतलब आपने y इज इक्वल टू 0 पुटअप किया, तो सबसे पहले तो x आपके पास में क्या हो जाएगा, x आपके पास में हो जाएगा 0, और y इज इक्वल टू आपने 4 पुटअप किया, तो x इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, है ना। तो आपका x के फॉर्म में लिमिट कितना आ रहा है, 0 से लेकर के 8, और फंक्शन को भी आप x के फॉर्म में लिख लीजिए। तो x इज इक्वल टू 2y है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 2, ठीक। आप इसको लेकर के सॉल्व करिए, आप चेक करेंगे आंसर आपको 16 ही मिलने वाला है, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये आपके पास में होगा क्वेश्चन नंबर 1 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे डायग्राम कैसा आएगा वो जरा मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस हो गया, ठीक, और x इज इक्वल टू का 5 का मतलब यहाँ पे आपके पास में एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 का मतलब आपके पास में x एक्सिस हो गया, ठीक, और y इज इक्वल टू 4 का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपके पास में लाइन है x इज इक्वल टू 5 और ये आपके पास में लाइन है y इज इक्वल टू 4। तो आपको इसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय दिस कर्व्स, तो मतलब आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। आप इसमें
लिमिट आपकी मर्जी से एक्स के फॉर्म में रख सकते हैं, तो आपको फंक्शन भी एक्स के फॉर्म में लेना पड़ेगा। ठीक होगी बात। सो देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिमिट एक्स के फॉर्म में अगर ले रहे हैं, मतलब 0 और 5 अगर लिमिट ले रहे हैं, तो हमें फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, आपका लिमिट ये 0 हो गया इधर और ये हो गया 5। तो आपका ऊपर कर्व क्या है, कर्व आपका y इज इक्वल टू 4, ये लाइन कर्व हो जाएगी। y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस ये तो नीचे से बाउंड हो गया, y इज इक्वल टू 4 ऊपर से बाउंड हो गया, तो एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोग फंक्शन किसका लेंगे, फंक्शन हम लोग 4 लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो 4 हो गया आउटसाइड, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक 0 टू 5, और एज इट इज रहेगा, x के जगह पे 5 पुट अप कर देंगे, माइनस x के जगह पे 0, तो 4 फायदा कितना होगा 20 यूनिट स्क्वायर, ये आपके पास में हो गया एरिया। अब उल्टा भी कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप y के फॉर्म में लीजिए लिमिट, तो 0 टू कितना हो जाएगा 4। अब आपने देखिए y के फॉर्म में यहाँ पे 0 है और ये आपके पास में 4 है, ठीक। तब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि बाउंडेड बाय दिस फंक्शन, अंडर दिस फंक्शन x इज इक्वल टू 5, तो आपके पास में ये 5 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dy। सो 5 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और लिमिट आपके पास में 0 टू 4 है। 4 पुट अप कर दीजिए, y इंटू 4 माइनस 0, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x और लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू लिमिट a टू b f ऑफ x dx, या फिर y इंटू dx लिखिए। सो इंटीग्रेशन a हमारे पास में 0 है, अपर लिमिट है हमारे पास पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन हमें करना है साइन x का, यानी कि f ऑफ x हमारे पास में साइन x है, या y इज इक्वल टू साइन x बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, और लिमिट आपके पास में 0 टू पाई बाई 2, माइनस हो गया आउटसाइड। सबसे पहले हमने cos x के जगह पे पुट अप कर दिया, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस cos लोअर लिमिट 0। सो माइनस cos पाई बाई 2 होता है 0, माइनस cos 0 होता है 1, 0 खत्म हुआ, माइनस माइनस गेटिंग प्लस, तो 1 यूनिट स्क्वायर ये आपके पास हो गया रिक्वायर्ड एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में दिया हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ठीक, और लिमिट आपको लिखा हुआ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। तो लिमिट चूंकि x के फॉर्म में, तो फंक्शन भी आपका x के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आप लिखेंगे इसको y इज इक्वल टू 2 अपॉन x। ठीक हो गया बात, ये ध्यान में रखेंगे, फंक्शन आपका x के फॉर्म में होना चाहिए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू लिमिट a टू b y इंटू dx लिखिए, f ऑफ x इंटू dx लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो a की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू हमारे पास में 4 है, और y हमारे हमको मिला यहाँ पे 2 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 2 आउटसाइड हो गया। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, ठीक है, और लिमिट हमारे पास में 1 टू 4। सो 2 आउटसाइड रहेगा। सबसे पहले log x के जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे 4, माइनस log ऑफ क्या पुटअप कर देंगे 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा, और log 4 भी एज इट इज। log 1 कितना होता है 0, सो आपके पास में 2 इंटू log 4 यूनिट स्क्वायर, ये आपके पास में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास में वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 लिमिट आपको दिया है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, मैं आपको 7 बताता हूँ, ठीक है, एक तो आप करिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 16x और लिमिट है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, फंक्शन चूंकि लिमिट हमको x के फॉर्म में दी है, तो फंक्शन को भी हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पूरा फंक्शन x के फॉर्म में नहीं, नोट डाउन करेंगे, x का फॉर्म होना यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, y की पावर 1 होनी चाहिए, तो y की पावर यहाँ 2 है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 4, और x की पावर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, तो हमारे पास में y हो गया। और इसको हमने क्या लिया, प्लस ही लिया, ठीक है, क्योंकि हमको x एक्सिस से ऊपर एरिया फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, तो हमने इसको फिलहाल के लिए प्लस लेके सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लिमिट a टू b क्या होता है y इंटू dx। सो a का मतलब यहाँ पे 0 और b का मतलब क्या है अपर लिमिट 4, और फंक्शन हमने कैलकुलेट किया 4x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो 4 आउटसाइड, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट आपके पास में है 0 टू 4। सो 2 जाएगा 3/2 बाहर निकल जाएगा इस ब्रैकेट के, तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, और x रेस टू 3/2 का मतलब होता है x रूट x, और लिमिट आपके पास में 0 टू 4। सो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8/3, और अपर लिमिट पुटअप करेंगे 4 इंटू रूट 4 माइनस टोटल 0 हो जाएगा यहाँ 0 पुटअप करने के बाद।
So 8/3 as it is. 4 into square root of 4 is 2. So finally आपके पास मिलेगा 4 to 8. 8 multiplied by 8 is 64 divided by 3 यूनिट स्क्वायर. और ये आपके पास में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का. अब देखिए हमने आंसर क्या निकाला, 64/3 निकाला, बट टेक्स्ट बुक वाले भाई साहब ने पीछे आंसर क्या लिखा है, 128/3 लिखा, मतलब डबल कर दिया इसका. तो यहाँ पे क्वेश्चन जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है ना, बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा. ठीक है, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए और एक्स एक्सिस के ऊपर की बात करें तो हमारे पास या तो ये एरिया होगा, ठीक है, ऊपर वाला एरिया होगा, या तो नीचे वाला एरिया होगा. ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे बात करेंगे. अब भाई साहब ने स्पेसिफाई भी नहीं किया और आंसर दे दिया 128 है ना. सो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर हम पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, या तो इनको डायरेक्ट लिखना चाहिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, काम खत्म. ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा, इस आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 64/3 विच इज इक्वल टू 128/3 यूनिट स्क्वायर. क्लियर हो गई बात. तो ये आपके पास में टेक्स्ट बुक का आंसर हो गया. सो फिलहाल के लिए आपको जो है ये इस पहले क्वेश्चन में मैं तो आपको ये बोलूंगा ना, जो ये कर्व्स दिए हुए हैं ना, सिर्फ आप इनका एरिया फाइंड आउट करिए. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा उसको मत देखिए, आप डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करिए. जैसे देखिए आप 6 जब करेंगे ना तो इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके का ही आएगा, ये भी पैराबोला ही है. ठीक है, तो आप इसमें भी जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास एक लाइन 0, तो दूसरी लाइन दिया x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4 लाइन मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो x इज इक्वल टू ये 4 हो गई, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस ही होता है, तो इसके बीच में आपका ये पूरा. तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4. जब एरिया फाइंड आउट करने जाएंगे तो इसको ट्वाइस करके फाइंड आउट करेंगे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 एंड x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx. ठीक हो गई बात. तो पहले क्वेश्चन में आप ऐसा अज्यूम कर लो कि हमको जो भी कर्व्स दिए हुए हैं उनके अंडर उनसे बाउंडेड जो भी एरिया होगा वो पूरा कैलकुलेट करना है. एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है.